हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेप्रिसिएशन वर्ड की कि डेप्रिसिएशन यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास, मूल्य का ह्रास हो जाना, उसका मतलब क्या होता है, कितने तरीके से ये निकाला जाता है और किस तरह इसकी अकाउंटिंग की जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को या और वीडियोस को आपको जिसे लगे कि इसके लिए उपयोगी है उसको शेयर करें। तो अब हम बढ़ते हैं डेप्रिसिएशन की तरफ। देखिए, डेप्रिसिएशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसे हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं किसी भी चीज़ की वैल्यू में कमी हो जाना, उस पर डेप्रिसिएशन लग जाना होता है। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ने डेफिनेशन दी है उसको भी समझते हैं हम। देखिए, ICMA यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि लंदन में स्थित है, उसने ये डेफिनेशन दी है डेप्रिसिएशन की। नॉर्मल लैंग्वेज में तो हमने क्या समझा कि किसी भी चीज़ की वैल्यू में अगर टाइम के साथ गिरावट आ जाती है तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, द डेप्रिसिएशन इज डिमिन्यूशन इन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू यूज एंड या फिर और लैप्स ऑफ टाइम। अब ये सुनने में बड़ी घातक लग रही है, इसका एक एक वर्ड पकड़ के चलते हैं। द डेप्रिसिएशन इज यानी डेप्रिसिएशन है, डिमिन्यूशन यानी कि कमी, ठीक है, डिमिनिशिंग बोलते हैं ना, कम होना, वो इन इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? देखिए, आप ये मानिए कि आपका एक बिजनेस है, आपने आज की तारीख में कोई एक बड़ी मशीनरी खरीदी, बहुत अच्छा 10 लाख या और ज़्यादा रुपए खर्च करके एक मशीन खरीदी। अब वो आपने कुछ समय यूज़ करी और 5 साल बाद आपको ऊपर से देखने पर तो वो वैसी की वैसी ही लग रही है जैसी आपने उसको ख़रीदा था। बस आपको लग रहा है हाँ, थोड़ा सा इस पर से पेंट हट गया है, थोड़ा सा इस पर स्क्रैचेस आ गए, वरना तो क्या दिक्कत है, ये सेम वैसे ही दिख रही है जैसी मैं पहले लेकर आया था। तो वो उसकी ऊपरी नज़रिया हो गया। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि उसकी एक्चुअल, उसके अंदर कितनी वैल्यू बची हुई है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी बची हुई है। तो हमें ऊपर से ज़्यादा नहीं देखना होता है, हमें देखना है एक्चुअल में उसकी कितनी वैल्यू है। इतने साल उस मशीन ने काम करे हैं तो उसकी कैपेसिटी अब बहुत कम हो गई होगी। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक वैल्यू एक तरीके से। तो डेप्रिसिएशन क्या है? डिमिन्यूशन यानी कमी हो जाना, किस में? इंट्रिंसिक वैल्यू में। जो हम जिस एसेट की बात कर रहे हैं उसकी आंतरिक वैल्यू में कमी हो जाना ऑफ द एसेट ड्यू टू यूज़ यानी उसको यूज़ करने से कमी हो जाए, या फिर लैप्स ऑफ टाइम, टाइम बीतने से उसमें कमी हो जाए। कुल मिलाकर किसी भी एसेट की आंतरिक वैल्यू में अगर कमी हो जाती है, अब चाहे वो कमी उसे यूज़ करने से हो रही हो या समय के साथ अपने आप हो रही हो, वो अमाउंट कहलाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन किस पर लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है हमारी फिक्स्ड एसेट्स पर। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड भी एक फिक्स्ड एसेट्स है, बट लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता क्योंकि ज़मीन की वैल्यू तो कभी कम होती नहीं है। बहुत रेयरली चांस होता है जब मशीन की वैल्यू लैंड की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन होता है ना, वो किसी भी एसेट की बुक वैल्यू पर लगता है। बुक वैल्यू यानी वो एसेट्स हमारी बुक में कितने रुपए की दर्शाई गई है। भले हम बाज़ार में उसको आज 10 लाख रुपए पे बेच दें, लेकिन अगर हमारी बुक्स में, हमारे अकाउंट्स में वो चीज़ 8 लाख रुपए की लिखी हुई है तो इसका मतलब 8 लाख रुपए पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी डेप्रिसिएशन जो है वो बुक वैल्यू पर लगता है और उसे हम बुक वैल्यू में से लेस कर देते हैं। जो बुक वैल्यू होती है उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं और इसके बाद बचती है हमारी एसेट्स की रिमेनिंग वैल्यू। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, यानी अगर कोई चीज़ हमारे पास 8 लाख रुपए की है और हम मान रहे हैं कि हर साल उसमें 50,000 रुपये की कमी हो रही है, तो 8 लाख उसकी बुक वैल्यू है, 50,000 उसमें कमी हो रही है तो वो डेप्रिसिएशन है, यानी 7.5 लाख रुपए की वैल्यू अब हमारी उस चीज़ की बची हुई है। अब कुछ शब्द होते हैं जो कि बिल्कुल डेप्रिसिएशन के जैसे ही हमको लगते हैं कि हाँ, ये डेप्रिसिएशन और ये तो सेम चीज़ है, लेकिन वो वास्तव में सेम नहीं होते हैं। कौन से हैं वो? 3 चीज़ें समझिए आप।
अब देखिए कैसे समझना है इसको। ये तीनों चीज़ें सुनने में एक जैसी लगती है, या फिर बच्चे जब पढ़ लेते हैं डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर और अच्छे से नहीं पढ़ते तो वो इन तीनों को सेम ही समझते हैं, लेकिन इनमें एक बेसिक सा फ़र्क है। देखिए डेप्रिसिएशन जो है वो लगता है हमारी फिक्स्ड एसेट्स पर। फिक्स्ड एसेट्स भी कौन सी वाली? टेंजिबल। अब टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिन्हें हम छूकर देख सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, मैं इसको छूकर देख सकता हूँ तो ये टेंजिबल हो गया। हवा, मैं उसे छू कर देख सकता हूँ क्या? नहीं, तो वो टेंजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उन पर लगता है डेप्रिसिएशन। अब आते हैं हमारी डिप्लीशन पर। यहाँ मैं लिख दूँ, देखिए कई बार क्या होता है ना, कुछ बिजनेस इस तरीके के होते हैं जिनके खुद के तेल के कुएं होते हैं, या कोई उनका तालाब होता है, कुछ इस तरीके के माइंस होती हैं। तो इनमें क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा खुदाई करते हैं, चीज़ों का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है, जैसे तेल के कुएं हो गए, माइंस हो गई, ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। और इनमें जब हम कमी आंकते हैं कि भाई हाँ इतनी वैल्यू थी, कल इतनी चीज़ हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया, यानी अब इसमें इतनी ही वैल्यू की चीज़ बची है, तो वो जो कम हुआ ना उसे अपन डेप्रिसिएशन नहीं बोलकर डिप्लीशन बोलते हैं। यानी आपको क्या याद रखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज में जब कमी होती है तो उस कमी को डेप्रिसिएशन नहीं बोलकर डिप्लीशन बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं अमोर्टाइजेशन पर। इसमें मैं लिखूंगा इंटेंजिबल एसेट्स। अब इनटेंजिबल क्या होता है? अभी हमने यहाँ देखा था टेंजिबल। टेंजिबल तो आपको समझ आ गया था, जिसको हम छूकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इनटेंजिबल क्या होगा? उसका उल्टा, यानी जिसे हम छूकर नहीं देख सकते। हवा और इमोशंस और फीलिंग्स, ये सब चीज़ें इनटेंजिबल है। ठीक है, लेकिन अब अभी हम क्या बात कर रहे हैं? इनटेंजिबल एसेट। तो हवा ववा तो हमारी संपत्ति हो नहीं सकती है ना, वो तो नेचर की है। तो इनटेंजिबल एसेट में क्या आता है? देखिए कई बार क्या होता है ना, हम किसी चीज़ का जैसे हमने कोई आविष्कार किया, हमने किसी एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, तो हमने वो टेक्नोलॉजी हमारे नाम कर ली कि भैया इस पर हमारा हक है, अगर कोई और इसे यूज़ करेगा तो उसे हमको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? कॉपीराइट कह देते हैं। इसी तरीके से पेटेंट होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी गुडविल होती है, हमारा मान सम्मान, कि भाई हमारा जो बिज़नेस है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है आज, वो गुडविल हो जाती है। तो ये सब होते हैं ना, ये सब होते हैं इनटेंजिबल एसेट। कारण इनका ये है कि भाई कॉपीराइट हुआ, उसको छूकर देख सकते हैं क्या अपन? नहीं छूकर देख सकते हैं। पेटेंट छूकर देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। गुडविल, मान सम्मान हमारा, उसको छूकर देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। तो इस कारण से जिन भी चीज़ों को, जो भी हमारी एसेट है जिन्हें हम छूकर नहीं देख सकते हैं, वो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। और जब इनकी वैल्यू में कमी आती है, जैसे हमारी गुडविल, हमारी वैल्यूएशन, जो फर्म की वैल्यूएशन है वो लगभग 10 लाख रुपए की थी, अब अगले साल 8 लाख रुपए की हो गई, यानी 2 लाख रुपए की कम हो गई। तो ये जो कमी आई है, इसे ना तो डेप्रिसिएशन बोलेंगे ना डिप्लीशन बोलेंगे, इसे बोलेंगे अमोर्टाइजेशन। तो ये तीनों में फ़र्क आ जाना चाहिए। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स, और डिप्लीशन नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे माइंस हो गई, हमारे कुएं वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ठीक, अब जब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन लगाने की, तो दो मेथड हमारे सामने निकल कर आते हैं, जो कि मैंने आपके सामने लिखे हैं। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं सीधी हास या फिर सरल रेखा हास पद्धति, इस तरीके से, लेकिन हमें इंग्लिश में याद रखना है। और एक जो दूसरे नंबर पर आता है वो आता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे WDV भी कहते हैं। WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है समझते हैं। देखिए जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट हर बार कम होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा फिक्स्ड अमाउंट लेस होता है, जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू की बात करें तो इसमें कोई भी फिक्स्ड अमाउंट लेस नहीं होता।
नो फिक्स्ड अमाउंट इज लेस। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट लेस होता है, नो फिक्स्ड अमाउंट लेस होता है। कोई भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं है यहाँ पर जो कि लेस होना है। अब फिक्स्ड अमाउंट से मेरा क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए कि हमने आज की तारीख में 1 लाख रुपए की कोई मशीन खरीदी। हमने एक मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, और हमें बताया गया है कि ये मशीन 5 सालों तक परफेक्ट काम करेगी। ठीक है, 5 सालों तक परफेक्ट काम करेगी, और इसका जो हर साल वैल्यू गिरेगी ना वो 20,000 रुपये गिरेगी। ये लाइन आपको बता दी है, यानी कि इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हर साल 20,000 रुपये लगेगा। तो जब हम फर्स्ट ईयर के एंड में पहुंच जाएंगे, भाई हमने शुरुआत में ख़रीद ली मशीन 1 लाख की, ठीक है, तो जब पहली साल कंप्लीट हो जाएगा तो उस साल में इसकी वैल्यू 20,000 रुपये से कम हो जाएगी। यानी पहले साल के एंड में या फिर दूसरे साल के शुरू में इसकी वैल्यू बचेगी 80,000 रुपये। फिर जब सेकंड ईयर में हम जाएंगे तो सेकंड ईयर में वापस से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कितनी होगी? 20,000, क्योंकि हमको दुकानदार ने पहले ही बोल दिया था कि भाई इसकी लाइफ 5 साल ही है, उस हिसाब से हर साल इसके 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा, उसने बोल दिया था। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, अब 80 में से 20,000 लेस कर देंगे तो ये 60,000 बचेगा। समझ रहे हैं आप कि पहली साल भी 20,000 रुपये कम हो गए, दूसरे साल भी 20,000 रुपये कम हो गए, तीसरे साल भी 20,000 हो जाएंगे, चौथे साल भी 20,000 हो जाएंगे, पाँचवें साल भी 20,000 हो जाएंगे। यानी कि अमाउंट जो कम हो रहा है वो एक फिक्स्ड अमाउंट है, और जब भी ये अमाउंट फिक्स्ड होता है तो इस मेथड को नाम दे देते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी हास रेखा या फिर सीधी रेखा हास पद्धति। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक ही अमाउंट बार बार लेस होता है। अब यहाँ समझते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में मैंने आपको पहले ही बोल दिया कोई भी फिक्स्ड अमाउंट लेस नहीं होता है। इस पर जो अमाउंट लेस होगा उसकी कैलकुलेशन जो अमाउंट बचा है ना उस पर बेस्ड होगी। अब देखो यहाँ भी समझते हैं, मानो हमने एक मशीन खरीदी थी वही 1 लाख रुपए की, और हमने जिससे खरीदी उसने हमको बोला कि भाई साहब आप इसका मतलब उसने बोला कि हर साल 10% इसका अमाउंट कम हो जाएगा। उसने क्या बोला कि जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 10% लगेगा पर एनम, हर साल 10% लगेगा। तो ये तो मैंने पहले साल के शुरू में ख़रीद ली 1 लाख, तो जब मैं फर्स्ट ईयर मेरा पूरा हो रहा होगा तो इसमें से कितना अमाउंट मुझे लेस करना पड़ेगा? इधर तो 20,000 करना था, यहाँ कितना? यहाँ 10% बोला है उसने, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो यहाँ मैंने अमाउंट माइनस किया 10,000, तो कितना बचेगा? 90,000 रुपये। ठीक है, अब जब मैं सेकेंड ईयर में आऊँगा जो अमाउंट मेरे पास बचा हुआ है ना उसका 10% माइनस करूँगा, यानी 90,000 का 10% यानी कि 9,000 रुपये यहाँ से माइनस कर दूँगा, तो अब बच गए 81,000 रुपये। इसी तरीके से थर्ड ईयर में जब मैं जाऊँगा तो वापस मुझे 10% लेस करना पड़ेगा। किसका? ऊपर वाले का नहीं करूँगा, जो अमाउंट बचा है उसी का। ठीक है, तो यहाँ वापस 10% करेंगे तो 8,100 लेस हो जाएगा। इस तरीके से आगे लेस होता चला जाएगा। तो ये फ़र्क है स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड तो क्या होगा, जो भी अमाउंट लेस होगा उसकी कैलकुलेशन किस पर बेस्ड होगी? उसके जस्ट पहले वाले अमाउंट पर। ठीक है, जैसे यहाँ फर्स्ट ईयर के एंड में 90,000 रुपये बचे तो दूसरे साल का डेप उस पर कैलकुलेट होगा। फिर दूसरे साल के एंड में 81,000 रुपये बचे तो तीसरे साल का डेप उस पर कैलकुलेट होगा। और यहाँ स्ट्रेट लाइन में तो एक फिक्स अमाउंट है। यानी कि शोले पिक्चर का जो जेलर था उसने जब ये डायलॉग कहा था कि आधे इधर जाओ और आधे इधर जाओ, तो अगर उसके पीछे 10 लोग थे तो 5 उधर चले गए, 5 की कमी हुई, और दूसरी बार में भी 5 उधर ही चले गए, 5 की फिर कमी हो गई। यानी वो जो डेप लगा था ना वो तो था स्ट्रेट लाइन मेथड, और उसके अलावा ऑपोजिट होता है WDV। इसमें पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, जो वैल्यू बची है उस पर डेप लगेगा। तीसरे साल का डेप निकालना है तो दूसरे साल की वैल्यू पर लग जाएगा, चौथे साल का डेप निकालना है तो उससे पहले वाले साल की वैल्यू पर लग जाएगा। बस ये लॉजिक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
ये जो मैंने चीज़ समझाई वो आपके समझ आई होगी। कुछ इस पर बेस्ड न्यूमेरिक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।